हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवा क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 14 सब नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ नेचुरल फिनोमेना हैं जैसे कि लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में इस चैप्टर में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी क्लासमेट्स को यानी कि अपने दोस्तों को शेयर करें। That I humble request to you like and share this video with your friends। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बुक के बाकी के और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से बाकी के चैप्टर्स भी आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट द story of lightning, how lightning cause and what is the story of lightning and what is the electrical charges and thunder and earthquake। So let us start the chapter। That in previous classes we have to learn about the floods and droughts। मतलब पिछली क्लास में हमने ड्राउट्स और एंड फ्लड्स के बारे में पढ़ा था। ये कुछ फिनोमेना थी और इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कुछ नेचुरल फिनोमेना जैसे लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, लाइटनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल या डेडली डिस्प्ले इन नेचर। लाइटनिंग बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमेना है जो कि एक तरह से नेचुरली और डिस्प्ले होती है। देखते हैं स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग। तो इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था ए मिराकुलस फिनोमिनन, मतलब एक चमत्कारी घटना। ठीक है, व्हेन ही वाज फ्लाइंग ए काइट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, मतलब एक थंडरस्टॉर्म के दौरान एक काइट को उड़ा रहे थे। ही अटैच्ड टू द काइट टू ए सिलिंग स्ट्रिंग एंड टाइड एन आयरन की। ठीक है, एट द अदर एंड, मतलब इसने अपने अदर एंड पे, ठीक है, सिल्क की स्ट्रिंग मतलब सिल्क के धागे से ये काइट को उड़ा रहे थे और इन्होंने लास्ट में जो है एक आयरन की को मतलब टाई कर रखा था। ही टाई ए थिन मेटल वायर फ्रॉम द की, और उन्होंने की से थिन मेटल वायर को भी टाई कर रखा था एंड इंसर्टेड इट इनटू ए लेडन जार। तो इन्होंने इसको एक लेडन जार में इंसर्टेड कर रखा था। ए जार यूज टू बी स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब लेडन जार एक जार होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर किया जाता है। ही आल्सो अटैच ए सिल्क रिबन टू द की, और उन्होंने की से सिल्क रिबन को भी अटैच कर रखा था। बेंजामिन फ्लू द काइट बाय होल्डिंग ऑन टू द सिल्क रिबन, मतलब वो सिल्क रिबन को पकड़ के और उस काइट को एक तरह से उड़ा रहे थे। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वॉट हिज नुक्लस नियर द की, मतलब कुछ समय बाद ही सा एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बिटवीन की एंड हिज न्यूक्लियस, मतलब इन्होंने जैसे ही अपनी उंगली के आसपास मतलब उसको काइट को फ्लू करते टाइम मतलब जो सिल्क रिबन है उसको मतलब अपनी ओर खींचा तो इन्हें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता दिखाई दिया। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लाउड्स पासिस थ्रू द स्ट्रिंग, मतलब क्लाउड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी थी थंडर के टाइम वो उस स्ट्रिंग से यानी कि उस सिल्क स्ट्रिंग से पास हो गई थी। एंड हिज न्यूक्लियस एंड फाइनली टू द अर्थ, और वह अपने उसके स्ट्रिंग में पास होने के बाद में वह उसकी बॉडी में पास हो गई थी और फिर अर्थ में पास हो गई थी। कौन? जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस थे जो कि थंडर के द्वारा कॉज हुए थे। फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट शो दैट लाइटनिंग वाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रैंकलिन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से शो किया था कि लाइटनिंग एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ही पुट फोर्थ द आइडिया दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसके बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि हर ऑब्जेक्ट में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, मतलब कि जिसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब तो जब दो ऑब्जेक्ट ठीक है क्लोज
कांटेक्ट में आते हैं, एंड व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर, या फिर जब वो एक दूसरे को रब करते हैं तो ये चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट टू कॉल दीज चार्जेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इन चार्जेस को फर्स्ट टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। तो एंशियंट ग्रीक डिस्कवर ए स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर। ठीक है, एंशियंट जो ग्रीक डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया था एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर। ठीक है, एम्बर क्या है, देखो एम्बर ए हार्ड येलोविश ब्राउन सब्सटेंस होता है यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, जिसको ज्वेलरी और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। दे फाउंड दैट व्हेन इट इज रब्ड, जब एम्बर को रब किया जाता है क्लॉथ से, ठीक है, इट कैन अट्रैक्ट नियर बाई बिट्स ऑफ द स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ की बिट्स को ये अटैक करता था। मतलब जैसे एम्बर को इन्होंने रब किया था क्लॉथ के साथ में, तो जो एम्बर है वो चार्ज हो गया था, और चार्ज के कारण वो जो है नियर बाई जो स्ट्रॉ या फिर ग्रेन्स की जो बिट्स हैं उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। चार्ल्स फ्रैंकोइस, ठीक है, चार्ल्स फ्रैंकोइस जो कि एक गार्डनर थे, ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस के किंग के गार्डनर थे, ठीक है, 1737 में। फाउंड दैट, तो उन्होंने पाया कि चार्ज पीसेज ऑफ ग्लास अट्रैक्ट द एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब ग्लास के जो चार्ज पीसेस थे, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहे थे अदर एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट्स को, बट रिपेल अदर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट, लेकिन वो जो ग्लास के पीसेस थे वो ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहे थे, जबकि एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, ही हैड डिस्कवर टू फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के टू फोर्सेज को डिस्कवर किया था। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव है जो कि डिफरेंट चार्जेस हैं, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ही कॉल्ड देम विट्रियस फॉर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्होंने इसको ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट के लिए जो है बताया था, एंड रेसिनस ए एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेसिनियस एक एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट होता है तो उसको नेगेटिव बताया था। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ में रब किया जाता है तो बोथ ऑफ देम एक्वायर सम चार्ज, तो दोनों पर कुछ चार्ज एक्वायर हो जाता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज, तो उस टाइम हम इन दोनों बॉडीज को चार्ज बॉडी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ चार्ज एक्वायर हो जाता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू सच ग्लास रोड्स क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जब हम दो ग्लास रोड्स को, ठीक है, एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। तो देखो इस एक्टिविटी में ये समझाया गया है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल ईच अदर, यानी कि ये दोनों जो चार्जेस थे, मतलब जो ग्लास की रोड्स थी दोनों, तो वो सेम टाइप के मटेरियल से चार्ज हो रही थी, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का मारती है, ठीक है, एक दूसरे को पुश करती है। तो इसमें बताया गया है कि आपको 2 ग्लास रॉड लेनी है और दोनों को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करना है, ठीक है, तो आप दोनों को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करना है और फिर एक को तो सस्पेंड करना है, मतलब एक को तो ऐसे लटका देना है नीचे, ठीक है, सस्पेंड कर देना है, और दूसरी रॉड है ग्लास की उसको, ठीक है, ये वाली, इसको इस पहली वाली रॉड के पास लाना है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सस्पेंडेड ग्लास रॉड है मूव अवे, मतलब सस्पेंडेड जो ग्लास रॉड है वो दूर होती है जब हम इस वाली ग्लास रॉड को जो है पास लाते हैं, तो क्योंकि ये दोनों जो हैं उन पर सेम चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को फोर्स, मतलब एक दूसरे को अवे होते हैं। अब देखो, इफ द सेम एक्टिविटी इज कंडक्टेड यूजिंग एबोनेट रोड्स, मतलब अगर हम इसी एक्टिविटी को एबोनेट, ठीक है, रोड्स के साथ में करते हैं, ठीक है, बेचारा रबड़ विद पीस ऑफ फर, एबोनेट रोड को फर के पीस के साथ में रब करना है, दे आल्सो रिपेल ईच अदर,
तो अगर 2 एबोनेट्स रोड्स को अगर हम फर के साथ करते हैं रब, तो उन पर भी सेम चार्ज जो है कलेक्ट हो जाता है। और जब हम एक को सस्पेंड करते हैं और दूसरे को उसके पास लाते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। लेकिन देखो, बट व्हाट हैपन इफ द ब्रिंग ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क नियर द एबोनाइट रोड। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसमें एबोनाइट की रोड को यहाँ पर लटका देते हैं और ग्लास की रोड को इसके पास लाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एबोनाइट की रोड है, ठीक है, जो कि फर के साथ में रब की गई है, तो इसमें जो है चार्ज अलग होगा। और ये वाला जो ग्लास की रोड है जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया है, तो इस पर चार्ज अलग होगा। तो कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, अलग अलग चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। मतलब ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये एबोनाइट की रॉड है जिस पर अलग चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए इसको नेगेटिव मान लेते हैं, और ये ग्लास रॉड है इस पर अलग चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दीज आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द एक्टिविटी 2 इट इज़ क्लियर दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि चार्जेज 2 टाइप्स के होते हैं। द चार्ज एक्वायर बाई ग्लास रोड, ठीक है, ग्लास रोड के द्वारा जो चार्ज एक्वायर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करते हैं तो, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हाउ टू बी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर, तो आपको यही बताना है कि अगर हम ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क के साथ में तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव चार्ज के लिए पूछे तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमें बताना है कि अगर हम एबोनाइट रोड को, ठीक है, एबोनाइट एक रोड को रब करते हैं किसके साथ में, फर के साथ में, यानी कि तो नेगेटिव चार्ज जो है उस पर जनरेट होता है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जबकि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। बिकॉज सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, यानी कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू कैन सी हेयर इज दैट द चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग डू नॉट मूव, ठीक है। मतलब रबिंग से जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। दैट्स वाई सच चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। तो हम इसलिए इन चार्जेज को स्टैटिक चार्जेस कहते हैं क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं। स्टैटिक वर्ड का मीन्स ये होता है जो मूव नहीं करता हो उसको स्टैटिक कहते हैं। तो ये चार्जेज स्टैटिक होते हैं बिकॉज ये मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और अगर ये चार्जेज मूव करें, मान लीजिए इनको हम मूवमेंट कराएं, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट हम उसको कहते हैं। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहाँ पे भी पढ़ते हो, बट वो चार्जेस जो हैं वो, ठीक है, स्टैटिक चार्जेस नहीं है क्योंकि वो मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। करंट जो होता है ना, करंट वो चार्जेस की मूवमेंट से बनता है करंट। अब देखो, हाउ कैन ए बॉडी भी चार्ज, मतलब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज इन 3 वेज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम उसको 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। एक तो है रबिंग, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रब करें, जैसा कि हमने एबोनाइट की जो रॉड थी उसको फर के साथ में रब किया था तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ग्लास रॉड को अगर हमने, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ में किया तो आप उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यानी रबिंग से आ सकता है चार्ज, और कंडक्शन से आ सकता है, और इंडक्शन से आ सकता है। तो ये जो तीनों मेथड हैं इनको हम यहाँ 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं रबिंग। तो देखो, ए बॉडी कैन बी चार्ज इजिली बाय द रबिंग विद द अनदर बॉडी, मतलब अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है। अब इसके लिए देखो, टेक ए प्लास्टिक स्केल और कॉम्ब, ठीक है, प्लास्टिक स्केल को लेना है या फिर एक कॉम्ब को लेना है और उसे रब करना है हमारे ड्राई हेयर से, ठीक है। हमारे ड्राई हेयर से जैसे ही हम 8 से 10 बार, ठीक है, उसको रब करते हैं, कीप स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर ऑन द टेबल, ठीक है। तो टेबल पर जो है पेपर के स्मॉल पीसेज को हम रख लेंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा कॉम्ब था या फिर हमारी जो स्केल थी, ठीक है, वो इन स्मॉल जो पेपर हैं उनको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। तो यू विल सी दैट पीसेज ऑफ द पेपर अट्रैक्ट टू द कॉम्ब, यानी कॉम्ब से अट्रैक्ट होती है, बिकॉज इट हैपन बिकॉज कॉम्ब गेट चार्ज, मतलब जैसे हमने कॉम्ब को अपने
ड्राई हेयर से, ठीक है, रब किया था तो वो चार्ज हो गए थे। तो यानी कि कॉम्ब में डिफरेंट टाइप का चार्ज है, जबकि जबकि आपके जो पेपर है, ठीक है, वो चार्ज है, सो अट्रैक्ट होंगे। टू बॉडीज टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर एंड गेट अपोजिट चार्ज, मतलब गेन अपोजिट चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे रबिंग एन एबोनेट रोड, एबोनेट रोड को रब करते हैं बोल के साथ में, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक तरह से कलेक्ट होता है, और एबोनेट रोड को अगर हम नेगेटिवली, एक मिनट रुकना, अच्छा, ठीक है, तो बूल पर एबोनेट रोड को अगर हम बूल के साथ में रब करते हैं तो बूल पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एबोनेट रोड पे जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम रब करते हैं एक ग्लास रोड को, ठीक है, ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ में, ठीक है, तो द ग्लास रोड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जबकि सिल्क जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से हम दोनों ही बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल है एक्टिविटी 3, द स्टडी ऑफ द चार्जिंग ऑफ सम ऑफ मटेरियल बाय रबिंग। जैसे देखो बैलून है, बैलून को रब करते हैं हम सिल्क क्लॉथ के साथ में, ड्राई हेयर के साथ में, स्वेटर के साथ में, ठीक है, तो ये पेपर को अट्रैक्ट करते हैं क्या? यस करते हैं, और चार्ज न्यूट्रल होता है, मतलब ये रबिंग पर चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो बिल्कुल चार्ज होते हैं। आगे है इरेजर, इरेजर को अगर हम स्वेटर के साथ में रब करते हैं तो भी ये चार्ज होते हैं और ये पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मेथड है वो है कंडक्शन। कंडक्शन में देखो, ए बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज्ड बाय कंडक्शन इफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वाला अनचार्ज है, ठीक है, जब हम इस वाले को इससे टच करते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी चार्ज हो जाता है और ये अनचार्ज हो जाता है। मतलब चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है, इसे बोलते हैं कंडक्शन मेथड, ठीक है। बाय दिस द ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुको, बाय दिस द ऑब्जेक्ट अटेन ए सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी। मतलब चार्ज बॉडी में जितना चार्ज होता है तो अनचार्ज बॉडी में वो चार्ज जो है वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। आगे है इंडक्शन मेथड। तो देखो, इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने का इंडक्शन भी अनदर मेथड है। इफ़ ए चार्ज बॉडी इज brought क्लोज टू द एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, मतलब जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, ठीक है, द चार्ज बॉडी इंड्यूज एन अपोजिट चार्ज, मतलब जो चार्ज बॉडी होती है वो एक अपोजिट चार्ज इंड्यूज करती है ऑन द अनचार्ज बॉडी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इस टाइप से जो चार्जेस को ट्रांसफ़र किया जाता है वो इंडक्शन मेथड होता है। अब देखो यहाँ पर हम इससे समझते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो, चार्ज ए प्लास्टिक कॉम्ब बाय रबिंग इट, मतलब प्लास्टिक कॉम्ब को चार्ज करना है रबिंग से, एंड इट विग्रोसली विथ योर ड्राई हेयर, ओपन ए टैप, लेट द वाटर रन डाउन इन ए वेरी स्लो। जैसे हम टेपर को, मतलब टैप को ऑन करते हैं तो पानी जो होता है रन डाउन इन वेरी स्लो स्टीडी वर्टिकल स्ट्रीम, ठीक है, ब्रिंग द चार्ज कॉम्ब नियर द वाटर स्ट्रीम। तो जैसे हम वाटर स्ट्रीम के नियर चार्ज कॉम्ब को लाते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर बैंड्स टुवार्ड द कॉम्ब, मतलब जो, ठीक है, जो पानी की स्ट्रीम है वो कॉम्ब के टुवार्ड्स बैंड हो जाती है। दिस हैपन्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द कॉम्ब टुवार्ड द रनिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर, मतलब पानी की जो रनिंग स्ट्रीम है उसका और चार्ज कॉम्ब का अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये टचिंग में नहीं होती है, ये दूर से होता है। तो आपने यहाँ पर 3 मेथड्स पढ़ लिए हैं कि हम चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
सॉरी चार्ज को कैसे, मतलब एक अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेज की। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय ए मेटल कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट द काइंड ऑफ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है गोल्ड लीफ, उसका हम यूज करते हैं चार्ज के प्रेजेंस को पता लगाने के लिए, और हम ये भी पता लगाते हैं कि जो चार्ज है वो किस टाइप का है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रास रॉड, इसमें ब्रास रॉड होती है, इन ए ग्लास जार थ्रोग ए रबर स्टॉपर। ठीक है, रबर का स्टॉपर होता है जिससे कि हम स्टॉप करते हैं। ए ब्रास डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रास रोड के टॉप में एक ब्रास की, ठीक है, एक तरह से वो होती है, क्या बोलते हैं, ब्रास डिस्क। द लोअर एंड ऑफ द ब्रास, ठीक है, ब्रास रॉड जो होती है उसके लोअर एंड पे एक तरह से टू गोल्ड की लीव्स हैंगिंग पोजीशन में लटका रखी होती है हमने। द लोअर इनर साइड ऑफ द ग्लास जार का जो इनर साइड होता है लोअर हैज मेटल फॉइल विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब देखो गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको हम एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। पहले तो ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये ग्लास की रोड है, ठीक है, और ये ब्रास की डिस्क है, मतलब एक गोल गोल जैसे लग रही है, और ये वाला जो है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रास रोड है। ठीक है, इस ब्रास रोड से हमने गोल्ड की टू बहुत ही छोटी, मतलब इस बारीक एक तरह से ये दोनों लीव्स लटका रखी हैं। ठीक है, ठीक है, और ये वाली मेटल की फॉइल है, ये वाली गोल्ड की लीव्स लटका रखी हैं। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो देखो टेक ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, टेक ए ग्लास रोड और प्लास्टिक स्केल एंड रब इट विथ ए सिल्क क्लॉथ, हम इसको सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं सो दैट इट गेट्स पॉजिटिवली, और सिल्क क्लॉथ के साथ में जैसे हम इसको रब करते हैं ग्लास रोड को, तो आपको पता है ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करने पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ब्रिंग द चार्ज ग्लास रोड और प्लास्टिक स्केल नियर द ब्रास डिस्क, और जैसे हम इसको ब्रास की डिस्क के पास लाते हैं द इलेक्ट्रोस्कोप एंड टचेज इट, यू विल ऑब्जर्व दैट द गोल्ड फॉइल इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवर्ज। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल जो होती है वो डिवर्ज हो जाती है। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑन टचिंग द चार्ज रोड विथ ब्रास डिस्क, मतलब हमने जो चार्ज रोड है उसको ब्रास डिस्क से टच किया था, तो द चार्ज फ्लो फ्रॉम द रोड से जो चार्ज फ्लो हुआ था, ठीक है, तो वो एक ही तरह का चार्ज था, मतलब ठीक है पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज देखो ये ग्लास रोड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम इसको इससे टच करेंगे, ठीक है, इस ब्रास की डिस्क से टच करेंगे तो ये चार्ज इधर जाएगा और अंदर जाके जो है गोल्ड की फॉइल से अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब गोल्ड की फॉइल में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, और गोल्ड की फॉइल है एक दूसरे को अवे होंगी, मतलब दूर करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि एक ही टाइप इसमें जो चार्ज जाता है वो पॉजिटिव जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को एक तरह से रिपेल करते हैं। इसलिए जो है गोल्ड फॉइल डिवर्ज होती है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है, तो ये डिवर्ज हो जाती है, मतलब और ज़्यादा दूर हो जाती है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्जेज होती है और ये भी पॉजिटिव चार्जेज होती है, तो ये दूसरे को रिपेल करती हैं। आगे देखो, नेक्स्ट टच द ब्रास डिस्क
विथ योर हैंड। और जैसे हम इस ब्रास डिस्क को अपने हाथ से टच करते हैं, द गोल्ड फॉइल्स कोलैप्स, तो जो गोल्ड की फॉइल है वो कोलैप्स कर देती है, मतलब उनका चार्ज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे हम इसको हाथ से टच करते हैं तो पूरा चार्ज जो होता है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, और वो जो होती है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, मतलब ये दूर हो चुकी थी ना ये वाली, तो ये पास पास आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारी बॉडी के द्वारा वो एक तरह से अर्थेड हो जाता है। तो यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, देखो एज सीन इन एक्टिविटी 5, द चार्जेस ऑन द गोल्ड लीव्स गोज इनटू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। यानी गोल्ड लीफ का जो चार्ज था, जैसे हमने मेटल डिस्क को टच किया था तो वो हमारी बॉडी में चला गया और हमारी बॉडी से वो अर्थ में चला गया था। द लीव्स आर देन सेट टू बी डिस्चार्ज, तो उस टाइम जो ये लीव्स हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी थी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, चार्जेस को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, मतलब चार्ज बॉडी से अर्थ में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है। अब देखो इसको और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। जैसे हम ग्लास रोड को इस डिस्क के साथ में टच करते हैं तो ये डिस्क में जो है इसका चार्ज जाता है और जाके ये अंदर चला जाता है और इस गोल्ड की फॉइल से एक तरह से ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गोल्ड की फॉइल जो होती है वो बाकी की और दूर दूर हो जाती है। ऐसे क्यों हो जाती है? क्योंकि दोनों में सेम चार्ज होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज जो ये ब्रास की डिस्क को अपने हाथ से टच करेंगे तो ये जो पूरा चार्ज था ना ये वाला, तो ये हमारे हाथ में ट्रांसफ़र होकर हमारी बॉडी में चला जाएगा। हमारी बॉडी भी एक तरह से गुड कंडक्टर है, सो ये हमारी बॉडी से जो है डायरेक्टली अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना तो ये जो गोल्ड की फॉइल है ना जो दूर दूर थी अभी, ये बिल्कुल ऐसे पास पास आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज हो चुकी हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो टाइम टू आंसर क्वेश्चन है, ए बॉडी कैन बी चार्ज बाई, ठीक है, एक बॉडी को हम 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग। नेक्स्ट है, ए ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क इज पॉजिटिवली चार्ज, एन एबोनेट रोड रब्ड विथ पीस ऑफ फर इज नेगेटिव चार्ज, ट्रांसफर ऑफ द चार्ज व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच्ड विद द अनचार्ज बॉडी, ठीक है, कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेक्स्ट है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अर्थ, अर्थ में चार्ज को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस अर्थिंग होता है आपका। अब हम पढ़ते हैं लाइटनिंग के बारे में, यानी कि थंडर के बारे में। तो देखो, थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉमनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये दोनों ही, थंडर और लाइटनिंग दोनों ही जो है रेनी सीजन के दौरान कॉमनली बातें आती हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, जैसे थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होता है, हुज मास ऑफ द क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो क्लाउड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं टू द फ्रिक्शन ऑफ द क्लाउड्स विद द एयर, मतलब क्लाउड्स जो होते हैं एयर के साथ में फ्रिक्शन, एयर और क्लाउड के बीच में फ्रिक्शन लगता है और वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर देखो, कार्बन एंड द अदर चार्ज पार्टिकल्स इन द एयर, इनसे भी वो चार्ज हो जाते हैं। इफ़ वन ऑफ पार्ट ऑफ द क्लाउड्स हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए कि क्लाउड्स का कोई पार्ट नेगेटिव चार्ज है, इट कैन इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन द नेबर क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स पर ये एक तरह से अपोजिट चार्ज, मतलब नेगेटिव जो है पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करता है। एंड व्हेन द टू पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स कम नियर टू ईच अदर, जैसे ही दो पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, द मोस्ट एयर अलाउड टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो एक दूसरे को पास आते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो एक तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, एंड देन कॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज टू बिल्ड अप इन क्लाउड्स। ठीक है, दिस कॉज हुज अमाउंट ऑफ चार्ज टू बिल्ड अप इन क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स में ज़्यादा अमाउंट का चार्ज जब हो जाता है तब ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। व्हेन टू क्लाउड्स आर बोट टुगेदर बाय विंड, जैसे ही दो क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं, द चार्जेज जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, तो चार्जेज जो होता है वो जंप हो जाता है एयर के द्वारा, और रिजल्टिंग इन द हीटिंग ऑफ, और जैसे, ठीक है, इससे जो एयर है वो हीटिंग हो जाती है एयर में, मतलब गर्म हो जाती है एयर, और प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग का ब्राइट ग्लो प्रोड्यूस होता है। द सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन टू अपोजिटिव चार्ज क्लाउड्स, ठीक है, इज सीन एन इंस्टेंस स्पार्क इन द स्काई एंड इट इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, मतलब टू अपोजिट चार्ज का, ठीक है,
तो सडन जंप होता है, ठीक है, इसको हम स्पार्किंग की फॉर्म में देखते हैं और इसे हम लाइटनिंग कहते हैं। सो लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रोसेस के द्वारा कॉज होती है और हमें एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। मतलब जब लाइटनिंग होती है ना तो जो चार्ज क्लाउड्स जो होते हैं वो एक तरह से अनचार्ज होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, और लाइटनिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एयर को हीट अप करती है विच एक्सपेंड सडनली, और जो कि सडनली एक्सपेंड होता है। एंड दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंडिंग ए डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन थ्रू द एयर, इससे एयर के थ्रू वेरिएशन हो जाता है। एंड प्रोड्यूस ए लाउड साउंड, जिससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड थंडर, ठीक है, जिसे हम थंडर कहते हैं। It is an interesting to know that an electric discharge can also occur between the charged clouds and earth। मतलब हमारे चार्ज क्लाउड और अर्थ के बिटवीन भी एक तरह से डिस्चार्ज होता है। When a charged cloud passes over a tall building, चार्ज क्लाउड्स जैसे ही किसी टॉल बिल्डिंग से पास होता है, इट इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन देम, ठीक है, तो उस पर एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मतलब इफ़ द चार्ज बिल्ड्स अप इन लार्ज, और जैसे ही चार्ज लार्ज क्वांटिटी में होता है, इट लीड टू एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो उसको एक तरह से डिस्चार्ज कर देता है। ए लाइटनिंग स्ट्राइक कैन कॉज डैमेज टू लाइफ। लाइटनिंग स्ट्राइक से एक तरह से लाइफ को डैमेज होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है ऑन द अर्थ। सो इट कैन कॉज फायर, जिससे आग भी लग सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टैंड अंडर ए ट्री। इसलिए आपको एक अंडर ए ट्री स्टैंड होने की सलाह नहीं दी जाती है, और या फिर टॉल बिल्डिंग के आसपास जो है आपको स्टैंड होने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है, बिकॉज जो लाइटनिंग का जो चार्ज है वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। आगे देखो लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स, ठीक है, जो हमारे टॉल बिल्डिंग्स और टॉल जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन पर लगाई जाती है, हमारे घरों पे भी हम लगा सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द हाइट। इसको हाइट पॉइंट, मतलब बिल्डिंग का जो सबसे हाई पॉइंट होता है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डैमेजिंग, मतलब लाइट के डैमेजिंग इफेक्ट से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये लगाए जाते हैं। फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट टू बी सजेस्ट दैट ए लाइटनिंग रॉड्स प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग। मतलब फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किया था कि जो लाइटनिंग रॉड है वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग बाई प्रोवाइडिंग कंडक्टिव पाथवे, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टिव पाथवे प्रोवाइड करता है, यानी कि इस पर जो भी लाइट इस पर जो भी चार्ज आएगा वो डायरेक्ट जो है हमारे अर्थ में पास कर दिया जाता है, यानी कि अर्थिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब देखो समझ लो इसको। मान लीजिए कि लाइटनिंग कॉज होती है, अगर लाइटनिंग इस बिल्डिंग पर गिरती है तो सबसे पहले इससे टकराएगी, ठीक है, मतलब ये मेटल का एक लाइटनिंग कंडक्टर है, इससे टकराएगी तो पूरा जो चार्ज होता है वो इसमें पास हो जाएगा और इसको नीचे बिल्डिंग के नीचे ज़मीन में यहाँ पर इसको मतलब, ठीक है, नीचे लगा दिया जाता है, जिससे कि पूरा चार्ज पास हो जाता है डायरेक्टली बिल्डिंग, मतलब हमारे अर्थ में, ठीक है, और हमारे बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होता। Whenever a cloud with an electrical charge passes over the building, an equal and opposite charge is built on the pointed end of the lightning conductor at the top of the building। मतलब बिल्डिंग के टॉप पे जो लाइटनिंग कंडक्टर है उस पर अपोजिट जो चार्ज है वो बिल्डअप हो जाता है, इससे कि वो अट्रैक्ट कर लेता है पूरे चार्ज को और अट्रैक्ट करके वो उसको एक तरह से पास कर देता है, ठीक है, और इससे हमारी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक तरह से डैमेजिंग से क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं डूरिंग लाइटनिंग, ठीक है, सेफ्टी मेजरमेंट। तो देखो डो नॉट स्टैंड अंडर ए ट्री, हमें किसी ट्री के पास स्टैंड नहीं होना चाहिए डूरिंग द लाइटनिंग, बिकॉज द ट्री इज हिट बाय लाइटनिंग। अगर ट्री लाइटनिंग द्वारा हिट होता है तो इट विल हार्म यू, मतलब ये आपको भी हार्म कर सकता है, बिकॉज ट्री जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। सो लाइटनिंग का जो चार्ज है वो ट्री में पास होगा और ट्री के साथ साथ वो आपको भी डैमेज करेगा। सो
नेक्स्ट है डू नॉट रिमेन इन एन ओपन स्पेस, मतलब हमें ओपन स्पेस में नहीं रहना चाहिए। टेक शेल्टर इन साइड बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग के पास शेल्टर लेना चाहिए। टेक शेल्टर इन व्हीकल विथ ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज, मतलब हमें उस व्हीकल में शेल्टर लेना चाहिए जिसके सारे डोर्स और विंडोज क्लोज्ड हो। द मेटेलिक फ्रेम ऑफ द व्हीकल एक्ट एज लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक फ्रेम जो है लाइटनिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा एंड कीप यू सेफ इनसाइड इट। डो नॉट टच द मेटल पार्ट ऑफ द व्हीकल, हमें व्हीकल के मेटल पार्ट को टच नहीं करना है, अदरवाइज हमें भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। बिकॉज मेटल बॉडी जो होती है व्हीकल की उसमें जो है चार्ज फ्लो होता है। डू नॉट गो ऑन द टेरिस, ठीक है, टेरिस पर, बिल्डिंग के टेरिस पर हमें नहीं जाना है ड्यूरिंग द लाइटनिंग। नेक्स्ट, इफ यू आर इन ओपन स्पेस, अगर आप ओपन स्पेस में हो, ठीक है, कैन नॉट फाइंड ए प्लेस टू गो, मतलब अगर आपको प्लेस नहीं मिलता है, स्क्वायर डाउन ऑन फिट, तो आपको फिट पर एक तरह से बैठ जाना है। विथ ओनली योर फिट टचिंग द ग्राउंड, मतलब हमारे फिट जो है ग्राउंड को टच करने चाहिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, हमें अपने आप को हाथ में मतलब हमें अपने हाथों को नीच पर रखना है और योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ठीक है, मतलब स्क्वाट पोजीशन जो होती है उसमें हमें रहना है। इफ़ यू आर इनसाइड बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग के इनसाइड है, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ये गुड कंडक्टर होती है लाइटनिंग की। सो वी कैन। नेक्स्ट है डू नॉट टेक शॉवर, मतलब हमें नहाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर एक तरह से गुड कंडक्टर होता है। सो अगर वाटर में चार्ज फिल होता है दैन वो हमें डैमेज करेगा। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग लैंडलाइन फ़ोन्स, लैंडलाइन फ़ोन्स को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, लाइटनिंग टेलीफोन कोड्स पर स्ट्राइक हो सकती है और मेटल पाइप्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। सो इट इज़ सेफर टू मोबाइल फ़ोन्स, मतलब मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना सेफर होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, फॉर्म ऑफ लाउड साउंड इज कॉल्ड थंडर, लाउड साउंड इन द फॉर्म ऑफ लाउड साउंड, तो ये सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द सडन एक्सपेंशन ऑफ द एयर प्रोड्यूस थंडर, यस। नेक्स्ट है ए लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड एंड टॉल बिल्डिंग, ये भी सही है। इट इज़ डू नॉट सेफ टू स्टैंड अप अंडर ए ट्री, ये भी सही है। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये भी सही है, ठीक है, ऑल आर ट्रू। आगे देखते हैं अर्थक्वेक। देखो, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की जो सडन शेकिंग होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। इट इज़ कॉज ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर तरीके से कॉज करता है। इट विल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के रीजन को अंडरस्टैंड करना है। सो लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ। लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ के पास मैंने 3 लेयर्स होती है। पहला है क्रस्ट, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है और अबाउट 70 किलोमीटर थिक अंडर द लैंड एंड 6 से 11 किलोमीटर थिक एट द ओशंस फ्लोर, मतलब ओशंस फ्लोर के नीचे 6 से 11 किलोमीटर तक होती है और हमारे फ्लोर के नीचे 5 से 70 तक होती है, वेरी करती है ये वाली क्रस्ट लेयर। अगली लेयर होती है वो मेंटल होती है, इट लाइज अंडर द क्रस्ट, ये क्रस्ट के अंडर होती है और इट एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ द सेमी सॉलिड रॉक्स, इसमें सेमी सॉलिड रॉक्स होती है जैसे, है ना, एलिमेंट लाइक जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये वाले जो है मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट आपकी कोर, इट लाइज बिलो द मेंटल, ये मेंटल के भी नीचे होती है और इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो इनरमोस्ट लेयर होती है दैट एक्सटेंड इट अबाउट 6300 किलोमीटर, ठीक है, इन द डेप्थ। द आउटर लेयर, आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ आयरन निकेल इन मॉडर्न स्टेट, मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर है उसमें आयरन और निकेल होता है मॉडर्न स्टेट में। वाइल द इनर कोर इज सॉलिड बॉल बिलीव टू बी कंपोज मैनली ऑफ आयरन, ठीक है, तो ये आयरन से बनी होती है। द इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर, ठीक है, ये देखो ये वाली इनर कोर है, ये 1200 किलोमीटर करीब है और
ठीक है। ये वाली आउटर ले कोर जो होती है वो लिक्विड होती है, मतलब मॉल्टन स्टेट में होती है, ठीक है। और ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है। 0 से लेकर 100 किलोमीटर की ये क्रस्ट है, और उसके नीचे आपके लिक्विड है, मटेरियल, फिर सॉलिड है, ऐसे कुछ होता है। आगे कॉज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक क्यों कॉज होती है? तो देखो, अर्थक्वेक के कॉज के काफ़ी रीजन्स होते हैं। पहले रीजन से मोमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण भी अर्थक्वेक हो सकता है या होता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी अर्थ क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनती है। व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव समटाइम्स द एज ऑफ द दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, मतलब विथ फोर्स, मतलब फोर्स के कारण जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। दे में डिफॉर्म्ड, या तो डिफॉर्म्ड हो जाती है या फिर डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस का मतलब अपने प्लेस से खिसक जाती है, या फिर क्रस्ट हो जाती है, या फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। दे में स्लाइड अंडर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो सच चेंजेज सेंड ट्रीमोर्स और वेव्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट, मतलब इन कारणों से, ठीक है, जो ट्रीमोर्स मतलब वेव्स जो है एक तरह से कॉज होती है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, तो इनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा अर्थक्वेक, उसको हम सेस्मिक फोकस कहते हैं। एंड द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस, जो फोकस के वर्टिकली होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ है जो कि इन वेव्स को, ठीक है, ये है सिस्मोग्राम जो कि वेव्स को बनाता है, और इस पर हम रीड करते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स हैव क्रिएटेड बिग पॉइंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट विच आर कॉल्ड फॉल्ट्स, ठीक है। फॉल्ट्स हम उन बिग पॉइंट्स को कहते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द अर्थक्वेक आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है एंड रिकॉर्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को, ठीक है। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ, मतलब ये सेस्मोग्राफ ग्राम होता है, इसमें ग्राफिकल रिकॉर्ड रखा जाता है सेस्मिक वेव्स का। एक होता है रिएक्टर स्केल, ठीक है, जिसे रिचर स्केल भी कहते हैं। रिचर स्केल का जो मैग्नीट्यूड होता है 0 से 9 होता है, ठीक है। जैसे आपका स्केल होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 से 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है आपका छोटा वाला, ऐसे ही रिचर स्केल होता है वो 0 से 9 होता है, जो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है कि अर्थक्वेक जो है उसका मेजरमेंट कितना है उसका, ठीक है, वो दिखाता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पर भी हमारी डैमेजिंग डिपेंड होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा, जैसे मान लीजिए 7 का आ गया, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है। तो यानी कि जितना ज़्यादा जो रिचर स्केल होगा उतना ज़्यादा ही हम उसको मानेंगे कि अर्थक्वेक ज़्यादा एक तरह से डैमेज वाला होगा। नेक्स्ट फोकल डेप्थ पर ही डिपेंड होता है। देखो आगे नेक्स्ट है लोकल जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकल जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है उस पर भी हमारा ये अर्थक्वेक डिपेंड होता है। और है डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स की डिजाइन पे भी हमारा अर्थक्वेक डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब कि जो अर्थक्वेक है वो तो आएगा, ठीक है, लेकिन डैमेज कितना होगा, तो डैमेज फोकल डेप्थ पे डिपेंड हो सकता है, लोकल जियोग्राफिकल कंडीशन पे हो सकता है, या डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स पे भी डैमेज डिपेंड हो सकता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड पॉपुलेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, मतलब अफेक्टेड एरिया की पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी क्या है उस पर भी डैमेज डिपेंड होता है। तो देखो आप डायग्राम दे सकते हो। अर्थक्वेक अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव सडनली टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के टुवर्ड्स, ठीक है, मूव होती हैं तो एक तरह से अर्थक्वेक हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वोल्केनो एरप्शन के बारे में,
तो देखो वोल्केनो एरप्शन मतलब जब एक वोल्केनो एरप्ट होता है, मतलब जब वो हॉट मोल्टन जो रॉक होती है एंड हॉट गैसेज होती है अंडर हाई प्रेशर, वो बाहर आती है एंड ठीक है फ्रॉम ए होल, मतलब अर्थ क्रस्ट के द्वारा, अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है एक होल के द्वारा। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए वोल्केनो एरप्शन कॉजेज वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग वोल्केनो एरप्शन, तो उससे वाइब्रेशन होता है अर्थ में और इससे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। द अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनो एरप्शन आर शैलो एंड अफेक्ट स्मॉल एरिया अराउंड देयर एपिसेंटर, मतलब वोल्केनो एरप्शन के द्वारा जो अर्थक्वेक आते हैं वो मतलब गहरे होते हैं और वो एक तरह से स्मॉल एरिया को अफेक्ट करते हैं, मतलब एपिसेंटर के आसपास जो एरिया होता है सिर्फ उसको अफेक्ट करते हैं। आगे है मैन मेड एक्सप्लोजन, ठीक है। मैन मेड एक्सप्लोजन भी एक रीजन है अर्थक्वेक के आने का, जैसे माइनिंग में होता है ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स की ब्लास्टिंग जब हम करते हैं माइनिंग में, जैसे डायनामाइट है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है, ठीक है। तो इनसे पावरफुल वाइब्रेशन जनरेट होता है, उस पावरफुल वाइब्रेशन के कारण जो है अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आगे है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो हमें नीचे पढ़ना है। तो देखो द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, मतलब रिचर स्केल पर अर्थक्वेक का मेजरमेंट कितना है, तो डैमेज उसी पर डिपेंड होता है। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा अर्थक्वेक होगा बड़ा वाला जिसका मैग्नीट्यूड जो है 9 होगा या फिर 8 होगा, तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है, कम मैग्नीट्यूड वाले कंपेरिजन में। तो देखो सम इफेक्ट्स आफ्टर द डिस्कस बिलो, पहला पॉइंट है एन अर्थक्वेक मे कॉज डिस्ट्रक्शन टू मैनमेड स्ट्रक्चर, मतलब अर्थक्वेक से जो है मैनमेड स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे रोड्स है, ब्रिज है, डैम्स है, ठीक है, ये इनको नुकसान पहुंचेगा बिल्डिंग्स वगैरह को। एंड ग्राउंड सरफेस में गेट डिफॉर्म्ड, ठीक है, ग्राउंड सरफेस भी डिफॉर्म हो सकता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिकल और टेलीफोन लाइन्स है, ठीक है, या फिर ट्री है, या अपरूटेड हो सकते हैं, मतलब कि उखड़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पार्क फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पोल्स कैन कॉज फायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल्स पर जो स्पार्किंग होती है उसके द्वारा फायर भी कॉज हो सकती है अर्थक्वेक के दौरान। नेक्स्ट है इन माउंटेनस रीजन एन अर्थक्वेक कैन कॉज लैंडस्लाइड, माउंटेन रीजन में, ठीक है, अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड हो सकता है, मतलब रॉक्स जो होती है वो स्लाइड हो सकती है। इट में कॉज लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, अर्थक्वेक से काफ़ी लाइफ का लॉस होता है। पीपल में गेट बरिड अंडर द डेब्रिज, ठीक है, लोग जो होते हैं गड्ढों में बरिड हो जाते हैं एंड कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर में बरिड हो जाते हैं। अर्थक्वेक दैट टेक प्लेस इन सी कैन कॉज सुनामी, अगर अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी अर्थक्वेक जो कि सी के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी आती है। ये सुनामी इज ए सीरीज ऑफ हाई वेव्स, सुनामी जो है हाई वेव्स की सीरीज होती है दैट कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, मतलब सुनामी से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एंड डैमेज होता है हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी को, ठीक है, इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है, सुनामी जो होती है सीज एरिया में आती है, सो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा डैमेज होता है, बाकी के एरियाज में तो सुनामी का डैमेज कम होता है। आगे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, तो पहला है वाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज, ठीक है, आर्किटेक्चर्स एंड सिविल इंजीनियर्स शुड कीप इन माइंड हाउ टू बी मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब आजकल जो बिल्डिंग्स बनती है या फिर हाउसेज बनते हैं तो आर्किटेक्चर उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो है हम घर को बनाएं जिससे कि अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है हमारी बिल्डिंग पर कम पड़े। इन प्लेसेज वेयर अर्थक्वेक अकर, ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं या लाइट मटेरियल मतलब ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर लाइट मटेरियल जैसे टिम्बर है, मड है, इनके जो है हाउसेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने चाहिए और उनकी जो रूफ होती है वो भी लाइट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन द बिल्डिंग शुड बी कीप्ड, मतलब बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है हमें रखने चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए ताकि अर्थक्वेक आए और हम फायर कॉज होती है तो हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स एंड कैबिनेट्स शुड बी फिक्स्ड फ्रीली ऑन द वॉल्स, मतलब इन चीज़ों को वॉल से फिक्स रखना चाहिए ताकि ये फॉल ना हो इजीली, मतलब हमारे ऊपर।
नेक्स्ट है डोर्स इंस्टॉल इन बिल्डिंग शुड ओपन आउटवर्ड्स, मतलब डोर्स जो हैं वो ठीक है बाहर की तरफ खुलने चाहिए एंड मेक श्योर दैट दे आर ओपन इजीली, और ये इजीली ओपन होने चाहिए डोर वगैरह। नेक्स्ट है पर्सनल सेफ्टी, मतलब अपनी खुद की सेफ्टी कैसे करें उसके लिए देखो ट्राई टू लीव द बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग के पहली बार तो अर्थ क्यों आता है तो बिल्डिंग को हमें लीव करना चाहिए एंड मूव टू ओपन एरिया, मतलब एक खुली जगह पर जाना चाहिए, बट कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल्स, मतलब खुली जगह पर तो जाना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल्स है, ट्रीज है, साइन बोर्ड्स है, इनसे हमें दूर दूर रहना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज स्टेयर टू गेट आउट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर आने के लिए स्टेयर्स का यूज करें एंड नेवर यूज ए लिफ्ट, लिफ्ट का यूज ना करें। यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ बिल्डिंग, टेक शेल्टर अंडर ए हैवी टेबल, अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते तो हमें एक हैवी टेबल के नीचे अपने आप को शेल्टर मतलब अपने आप को छुपाना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। इन केस यू आर इन बेड, अगर हम बेड पे हैं प्लेस ए पिल्लो ओवर योर हेड, तो हमें अपने हेड को पिल्लो से कवर करना चाहिए। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, और पावर सप्लाई को कट कर देना चाहिए। इफ़ यू आर इन साइड ए कार, अगर हम कार में हैं या फिर बस में हैं या फिर ठीक है तो अपने व्हीकल्स को हमें स्टॉप करना चाहिए और ओपन हमें अपने व्हीकल्स को एक ओपन एरिया में ले जाना चाहिए जहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिकल पोल्स, टॉल ट्रीज और बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, ऐसी जगह पर हमें अपने व्हीकल को ले जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो टाइम टू आंसर्स है जिनमें हमें सर्कल करना है करेक्ट को। तो द क्रस्ट एंड कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो कोर है इसका आंसर। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो यस प्लेट्स है। द प्लेस वेयर एंड अर्थक्वेक ओरिजिनेट, इसको कहते हैं हम एपिसेंटर। नेक्स्ट है इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को जो रिकॉर्ड करता है ठीक है वो सेस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड अंडर टॉल, टॉल ट्रीज आएगा इसमें। यूज द स्टेयर्स टू लीव द बिल्डिंग, ठीक है स्टेयर्स आएगा इसमें। तो बच्चे चैप्टर आपको फिनिश है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो आप उस प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो भी वॉच कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।